आज मैं आपके लिए लाया हूँ 12th केमिस्ट्री में यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स पार्ट के अंतर्गत आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स। कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स का आज हम अध्ययन करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ही आसान तरीके से सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इसको बनाएंगे। पहला प्रश्न है 2a, ये अभिकारक है तो अभिकारक से उत्पाद अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। देखिए अभिकारक है 2A, उससे उत्पाद बन रहा है तो अभिकारक जो है A की जो सांद्रता है 10 मिनट में, जिसका प्रारंभिक सांद्रता था 0.5 मोल, जो घट करके 0.4 मोल रह जाती है। तो ये दो समय अंतराल है, इनके मध्य हमको अभिक्रिया की वेग की गणना करना है। वैसे आप जानते भी हैं अभिक्रिया का वेग क्या है, तो अभिक्रिया का वेग मतलब औसत वेग से लेते हैं। तो दो समय अंतरालों के बीच जो अभिक्रिया का वेग होती है, अर्थात हम जिसको बोलते हैं इकाई समय में या समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की वेग कहलाती है। यहाँ पे केवल अभिकारक के जो सांद्रता है उसके परिवर्तन को बता रहा है। तो आइए देखते हैं 2a अभिकारक है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है ना। तो देखो अभिक्रिया की वेग को हम लिख सकते हैं। अब 2 जो है रस समीकरण मिति गुणांक है, तो आप सब जानते हैं जब अभिक्रिया का वेग लिखा जाता है, वेग समीकरण लिखा जाता है, तो अभिकारक के जो रस समीकरण मिति गुणांक होता है उसको हम भाग दे देते हैं ना। तो 2 से हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा ऋण 1/2। और ऋण क्यों आया, माइनस क्यों आया, क्योंकि आप जानते हो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती है। फिर डेल्टा ए की सांद्रता माने अभिकारक की सांद्रता है ना, सांद्रता को हम बड़े कोष्ठक में लिखते हैं तो डेल्टा ए, और समय की जो परिवर्तन है समय अंतराल है उसको हम डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम डेल्टा ए या अभिकारक की सांद्रता कहाँ से प्राप्त करते हैं, आप जानते हैं कि अभिकारक के अंतिम सांद्रता से अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता को घटा देते हैं। उसी प्रकार समय है, अभिकारक का जो अंतिम समय है और प्रारंभिक समय है, तो अंतिम समय से प्रारंभिक समय को माइनस कर देते हैं तो डेल्टा टी प्राप्त होता है। अब इनका मान रखें तो डेल्टा ए का परिवर्तन का मान देखिए ऋण 1/2 का ऋण 1/2। अब क्या बोलता है, अब हम जो कि डेल्टा ए कहाँ से प्राप्त होता है, हमको अभिकारक के क्या बोला गया था, अंतिम सांद्रता। तो अभिकारक की अंतिम सांद्रता है 0.4 मोल, तो 0.4 मोल यहाँ पे ले लेंगे, और प्रारंभिक सांद्रता 0.5 मोल है तो 0.5 मोल में हम घटा देंगे प्रारंभिक सांद्रता को। और हमारे लिए समय दिया है 10 मिनट, समय अंतराल जो है 10 मिनट है, तो उस मान को हमने रख दिया। अब इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 0.1/20 है ना। 0.4 को 0.5 से घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.1 आएगा। चूँकि ये ऋणात्मक में आंसर आ रहा है और बाहर भी ऋण चिन्ह है, और 1 से गुणा करेंगे तो ऋण का हो जाता है धन, और 2 और 10 का गुणा 20, और 0.1 को 20 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.005 मोल प्रति लीटर। या फिर अगर घातांक के रूप में हम इसको लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं दाहिनी ओर लेते हैं संख्या को तो दशमलव लगता है ना, तो 5 × 10⁻²² मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, आर अभिकारक है, इससे उत्पाद पी बन रहा है, तो इस अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.3 मोल से 0.2 मोल हो जाती है। औसत वेग की गणना सेकंड और मिनट दोनों में करना है। देखिए पिछला जो हम प्रश्न बनाए लगभग वही प्रश्न है, इसमें अंतर यह है इसमें सेकंड और मिनट दोनों में निकालना है। वहाँ पे हमको सेकंड मिनट करके ऐसा कोई समय नहीं दिया था, तो मिनट में था तो मिनट में ही निकाल लिए थे। आइए देखते हैं। देखिए आर अभिकारक है, पी उत्पाद है। अब अभिक्रिया का वेग ले लें तो अभिक्रिया की वेग बराबर आप जानते हो -dr/dt होगा इस अभिकारक के लिए, है ना। तो अब मान रख दिए तो अंतिम सांद्रता हमारा 0.02 मोल है और प्रारंभिक सांद्रता 0.03 है। अंतिम सांद्रता 0.02 में प्रारंभिक सांद्रता घटा देंगे, है ना, 0.03/25 25 मिनट है जी।
और यहाँ पे कोई रस समीकरण मिति गुणांक नहीं है, इसलिए बटा के रूप में और कुछ नहीं लिखा गया है। अब इसको हल करेंगे तो इस प्रकार से आएगा 0.02 ऋण 0.03 को घटाएंगे तो 0.0001 आएगा, और दोनों में ऋण चिन्ह है तो धनात्मक हो जाएगा ना, बटे 25 मिनट है, भाग दे देंगे तो ये आ गया 0.004 प्रति मिनट हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणित 10 की घात ऋण 4 है ना, और प्रति मिनट। अभी कैसा लिखें, आप 11वीं में पढ़े हो आप चरघातांकीय है ना, तो 10 के घात के रूप में लिखते हैं ना संख्या को, तो उसके आधार पर हमने घातांक के रूप में लिखा है इसको। तो क्या क्या ये जीरो को आप गिनते हैं ना, तो 1 2 3 4 के बाद दशमलव लगाने का प्रयास करते हैं ना, तो उसके लिए 4 ले लिया, 10 माने दाहिनी और 4 अंक दाएं ओर गए, इसलिए घात जो है ऋण के रूप में आ गया। लेफ्ट की ओर आते हैं तो क्या होता है, प्लस में रहता है घातांक। यदि समय सेकंड में लिया जाए, अब बोलता है ना समय को, इसको गणना जो है औसत वेग की सेकंड और मिनट में करें, तो सबसे पहले हमने मिनट में किया, अब सेकंड में किए, तो सेकंड में क्या करना पड़ेगा, 25 को जो है 60 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। देखते हैं, तो फिर अभिक्रिया के वेग बराबर -dr का पान dt लिख देंगे। फिर वही मान आ जाएगा आपका अभिकारक की सांद्रता वाला में 0.02 में -0.03 को घटा दो, उससे घटा दोगे है ना। और लेकिन यहाँ पे एक अंतर क्या आ गया, देखिए 25 मिनट था, 25 मिनट है, चूँकि हम सेकंड में ज्ञात करना चाह रहे हैं तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 60 से गुणा कर दो जी मिनट को। तो ये गुणा करेंगे तो इस प्रकार से आएगा 0.01 बटे 1500 आया है ना, 25 6 का 150 जीरो है। और जब इसको हल करेंगे तो ये आंसर हमारा आया 0.00006666 प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स। तो इसको घातांक के रूप में लिखेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं 6.66 गुणित 10 की घात ऋण 6 सेकंड इनवर्स। दोनों आंसर सही है, ये वाला आंसर भी सही है, घातांक वाला भी सही है, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसे घातांक के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है। अब यहाँ 10 की घात ऋण 6 क्यों आया, क्योंकि दशमलव को हम 6 अंक आगे ले गए। प्रश्न 3, एक अभिक्रिया A + B, ये अभिकारक है B उत्पाद है ना, इन्हें सॉरी एक अभिक्रिया हो रही A धन B, A और B क्या है, अभिकारक है। इन दोनों से उत्पाद के लिए वेग नियम R बराबर K A की घात 1/2 B की घात 2 दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या है, वेग नियम समीकरण या वेग व्यंजक बोलते हैं ना, में क्या होता है, अभिकारक के सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। या हम जनरली सिंपल बोले तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ये प्रायोगिक तौर पर निर्धारित होती है। तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया की कोटि को घातांक के रूप में लिखा गया है। अभिकारक A में अभिक्रिया की कोटि 1/2 है और B में घातांक है 2। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। हम जानते हैं ना घातांकों का योग कर देते हैं वेग नियम व्यंजक में, जो अभिक्रिया की अभिकारक के सांद्रता घात रहता है उसका योग कर देते हैं, तो अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि आ जाती है। तो A के लिए 1/2 है, B के लिए 2 है, तो इसको जोड़ देंगे तो आएगा, देखते हैं। ठीक है, ये देखिए A धन B, अभी 2 अभिकारक है, इस उत्पाद बन रहा है। अभिक्रिया वेग बराबर हम इसको लिखते हैं R बराबर के A की घात 1/2 B की घात 2, ये सब दिया हुआ है हमको। अब कुल कोटि ज्ञात करना है तो अभिकारक के जो A की कोटि है 1/2, तो 1/2 B का है 2 धन 2 करें। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 5/2, आंसर आ जाएगा 2.5। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 2.5 होगी। अब एक प्रश्न है, एक अभिक्रिया A धन B अभिकारक है, उत्पाद के लिए वेग नियम यहाँ उसी प्रकार से दिया हुआ। ये अभिकारक A की कोटि 1/2 दिया है और अभिकारक B की कोटि जो है 3/2 दिया है। अब इसको हल करेंगे तो ये हल करेंगे, ठीक है। तो अभिक्रिया उसको जोड़ दो 1/2 धन 3/2 करके, तो 1/2 धन 3/2 जोड़ो तो इसका मान आएगा 2 आएगा। फिर ये प्रश्न है, अभिक्रिया
2A धन B ये अभिकारक हैं, C और D उत्पाद हैं, में क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता को 3 गुनी कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर क्या होगी। क्रियाकारक पदार्थ की सांद्रता 3 गुना करना है, मतलब A और B अभिकारक है तो अभिकारक A और B की सांद्रता को करना है। तो देखते हैं, इसमें अभिकारक है, B अभिकारक है, इन दोनों के सांद्रता को 3 गुना करेंगे। देखिए तो 3 गुना करना है ना। अच्छा, सबसे पहले हम वेग समीकरण लिख लेते हैं, वेग व्यंजक। तो ये अभिकारक का हम जो वेग व्यंजक लिख रहे हैं, R बराबर के A का घात वर्ग आ जाएगा। ये जो है दिया हुआ है मान जो है 2 रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर है, और B का घातांक 1 होगा, ये भी रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर ही होगा। अब 3 गुना कर दिया जाए तो A और B दोनों के मान को हमने 3 रख दिया। अब हल करेंगे इसको तो देखिए, इसका 3 का घात 2 है तो 3 3 हो जाएगा, और ये 3 का 3 ही रहेगा, घातांक 1 है। तो यह आ जाएगा R बराबर के 9 गुणित 3, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। तो R का मान के 27 हो जाएगा, और के तो आप जान रहे हो स्थिरांक है। अब तो फिर क्या बोल दिया जा रहा है, अभिक्रिया की दर क्या होगी, अभिक्रिया की दर 27 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, अभिक्रिया की दर 27 गुना बढ़ जाएगी। एक फिर प्रश्न है उसी प्रकार से, यदि अभिकारक पदार्थों की सांद्रता को 5 गुनी बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 25 गुना बढ़ जाती है तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। तो इसमें क्या है, अभिकारक की सांद्रता 5 गुना बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया की दर भी 25 गुना बढ़ रही है। उसमें ऐसा नहीं था, वहाँ अभिक्रिया की दर ज्ञात कर रहे थे, यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना है हमको, वहाँ पे अभिक्रिया की कोटि दिया गया था। जल्दी देखते हैं, कोई R अभिकारक है और ये उत्पाद बन रहा है, तो हम इसको व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं, R बराबर के R की घात N अभिक्रिया की कोटि होगा। अब हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता 25 गुना बढ़ जाती है, बोलता है कब, तो हमने उसको 25 लिया, कब बढ़ जाती है, अभिकारक की सांद्रता 5 गुना बढ़ा दिया जाए। तो अभिकारक R की सांद्रता को हमने 5 गुना बढ़ा दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, अब ये हो जाएगा, चूँकि ये अभिक्रिया की कोटि हम देख रहे हैं 5 की घात N है तो 5 की घात N के रूप में लिख रहे हैं, और अभिक्रिया की दर है 25 है ना। अब एक घातांक के रूप में है तो हम इसको भी घातांक के रूप में लिखना चाहें 25 को, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25। अब 5 और 5 कट जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा 2, तो n बराबर 2, और n मतलब क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी इसमें 2। अब है निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि पहचान कीजिए। यहाँ मान दिया है वेग समीकरण के साथ में देते हैं, k बराबर 2.3 गुणित 10 की घात 5 लीटर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और दूसरा दिया k बराबर 3 गुणित 10 की घात 4 सेकंड इनवर्स। तो आपको इन मानों में नहीं जाना है, आप इसमें क्या मान दिया उस पर मत देखिएगा, आप जो है इन जो वेग स्थिरांक की इकाई पर फोकस करिए। इस वेग स्थिरांक की इकाई से जो है आपको अभिक्रिया की कोटि पहचान हो जाएगी। तो अभिक्रिया की कोटि का क्या क्या इकाई होता है उसके आधार पर निर्भर करता है। तो देख लीजिए, इसमें वेग स्थिरांक की इकाई ही अभिक्रिया की कोटि होती है, तो ये वेग स्थिरांक की इकाई है, और जिस अभिक्रिया की कोटि होगा उसका हो जाएगा। तो लीटर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड अभिक्रिया की कोटि किसकी होगी, 2 वाले की होती है। ये अगर अभिक्रिया की कोटि 1 आए तो सेकंड इनवर्स होता है। हम हल करके देखे हैं, उसको मैं और विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अभिक्रिया की कोटि याद है और उसका जो है इकाई याद है, तो उसके आधार पे बना सकते हो इसको। फिर है निम्नलिखित अभिक्रिया के वेग व्यंजकों से इसकी कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। तो आपको अभिक्रिया की कोटि देखिए इस वेग समीकरण में दे दिया गया है, प्रत्येक का दे दिया गया है, कोटि आप देख के बता सकते हो। अब अभिक्रिया की कोटि है तो आपको ये इकाई पता है क्योंकि आप हल कर चुके हो, पहले देख चुके हो। ठीक है, तो देखो अभिक्रिया की कोटि 2 है, इसमें भी अभिक्रिया की कोटि 2 होगा, घातांक 1 आएगा। इसमें अभिक्रिया की कोटि 3/2 है, इसमें अभिक्रिया की कोटि 1 होगा। तो देखते हैं, देखिए पहला वाला क्या होगा, अभिक्रिया की द्वितीय कोटि अभिक्रिया है तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का मात्रक लिख दो जी, वेग स्थिरांक की इकाई बोल रहा है तो वेग स्थिरांक की इकाई होती है लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। दूसरा वाला भी सेम है, द्वितीय कोटि है, घात 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, तो वही आ जाएगा द्वितीय कोटि और लीटर मोल प्रति सेकंड, है ना, लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड वेग स्थिरांक की इकाई जाएगी। अब तीसरा वाला 3/2 है, तो 3/2 के लिए जो कोटि के लिए जो इकाई होती है ये है, देखिए लीटर 1/2, लीटर 1/2 है ना,
माने घातांक के रूप में, और फिर मोल जो है ऋण 1/2 के घातांक के रूप में रहेगा और सेकंड इनवर्स रहेगा। ये होता है, फिक्स है, इसका मान तो बदलता नहीं है, वेग स्थिरांक का कोटि पर निर्भर करता है। और लास्ट वाला ये जो है घातांक 1 है, माने अभिक्रिया की कोटि 1 है, तो इसका जो इकाई है सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिखते हैं। तो आपको जब वेग समीकरण दे दिया है तो यहीं पे मिलता है, आपको इधर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ देखोगे तो फिर रस समीकरणवर्ती गुणांक के अनुसार यहाँ पे आप फेल खा जाओगे, क्योंकि यहाँ पे धीमे पद वाले अभिक्रिया से निकाला जा रहा है। अब 9वां है, अणु एक सधन वाई में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बलगतिकी के अनुरूप होता है। यदि एक की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो वाई के निर्माण होने के लिए वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रश्न समझिए, है ना। तो लेते हैं हल, एक्स अभिकारक है, वाई उत्पाद है, एक्स का वाई में रूपांतरण हो रहा है, और क्या बोलता है, द्वितीय कोटि की बलगतिकी के अनुरूप होता है, माने ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। और द्वितीय कोटि अभिक्रिया है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अभिकारक की सांद्रता को, है ना, एक सब की सांद्रता, है ना। तो एक से क्या है, वेग बराबर लिखेंगे वेग व्यंजक में के, और एक से की सांद्रता की घात 2, क्यों दो घात 2 क्यों आया, क्योंकि बोलता है कि द्वितीय कोटि की बलगति के अनुरूप होता है, अर्थात द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, तो घातांक जो है अभिकारक की सांद्रता में 2 आएगा ना द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। अब बोलता है यदि एक से की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो वाई के निर्माण के लिए वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वाई देखते हैं हम, एक से की सांद्रता को 3 गुनी कर दें, मतलब अभिकारक की सांद्रता को इसको 3 गुनी कर दें, तो ये हो जाएगा 3 लिख दो आप उसके स्थान पर, 3 गुना कर दिया। अब 3 और 3 का गुणा करोगे, घातांक 2 है तो हो जाएगा 9, तो वेग जो है 9 गुना बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा वाई के निर्माण होने के लिए वेग 9 गुना बढ़ जाएगा। फिर है 10वां, SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है, 50% अभिक्रिया पूरा होने में, है ना, यार अभिकारक की सांद्रता 50% बचने के लिए 60 मिनट लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, अभिक्रिया भी दे दिया प्रथम कोटि की है, तो अभिक्रिया वेग स्थिरांक की गणना करना है। देखते हैं, देखिए दिया है हमको हाफ समय, टी हाफ समय अर्धायुकाल से संबंधित है ना, आधी मात्रा प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होती है बोलती है, उसमें 60 मिनट लगता है, तो टी हाफ बराबर 60 मिनट, आधी मात्रा मतलब अर्धायु से, है ना, आधा समय में 60 मिनट, और बोलता है 60 मिनट का समय लगता है, तो हम उसको सेकंड में बदलें तो 60 × 60 बराबर 3600 सेकंड हो जाएगा। 60 मिनट है और 1 मिनट का 60 सेकंड, तो उसको 60 से गुणा करेंगे ना। अब यहाँ पे सूत्र रख दो, के बराबर 0.693 टी हाफ, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया दिया है, तो 50% आधी मात्रा में वियोजित हो रही, माने अर्धायुकाल वाला है ना, तो इसमें जो है अर्धायुकाल का वेग स्थिरांक का सूत्र लगाओगे आप, तो के बराबर आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है। अब मान को रखो जी, है ना, तो मान को रख देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा बराबर 0.639/3600, ये टी हाफ का मान 3600 है ना। अब इसको हम हल करेंगे, या 0.693 को 3600 से भाग 3600 है ना से भाग देंगे, या 3600 से भाग देंगे, तो ये आ जाता है आंसर 0.000195 सेकंड इनवर्स, या घातांक के रूप में आप लिख सकते हैं इसको 1.925 × 10⁻, है ना, -4 और सेकंड इनवर्स, मतलब 1.925 × 10⁻⁴ है ना प्रति सेकंड हो जाएगा ये। अब 4 घातांक के रूप में क्यों लिए माइनस के साथ में, क्योंकि दशमलव जो है 4 अंक दाहिनी ओर गया है। अब है एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि है। देखो 2 अभिकारक है इसमें, है ना, ए और बी, और ए के प्रति जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया और बी के प्रति द्वितीय कोटि अभिक्रिया है बोल रहा है, 2 प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है इसमें। तो पहला अवकलन वेग समीकरण लिखिए बोलता है, दूसरा बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर तीसरा बोलता है ए और बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 प्रश्न है। तो पहला अवकल वेग समीकरण देखते हैं। अवकल वेग समीकरण तो आपको लिखना भी आता है वैसे। देखिए अवकल वेग समीकरण हो जाएगा
अभिक्रिया वेग बराबर ये हो जाएगा माइनस डी आर का अपान डी टी बराबर के ए की घात 1 बी की घात 2, क्योंकि क्या बोलता है ए के प्रति प्रथम कोटि है तो ए के घात एक आएगा, बी की द्वितीय कोटि है तो बी का घात 2 आएगा। हाँ, यहाँ पे आप चाहो तो वो लिख सकते थे, मैं आपको लिख के नहीं बताया है ना। इसको अपन क्या कर सकते थे, यहाँ लिख सकते थे ए प्लस बी अभिकारक है और इससे जो उत्पाद बन रहा है, और इसी ए और बी का हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे अवकलन वेग समीकरण। तो इसी का आया अभिक्रिया की वेग को हम माइनस डी आर अपान डी टी से लिखते हैं ना, तो ये बराबर डी आर माइनस डी आर अपान डी टी हो गया और बराबर के ए की घात प्रथम कोटि है तो 1 डाल दिए, बी की घात 2 डाल दिए क्योंकि ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया है ना, तो ये और बी अभिकारक है। मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ, आप लोग लिख लेना ए प्लस बी और उत्पाद करके, ठीक है, उसके बाद ये लिखना। अब बोलता है सेकंड वाला बी की सांद्रता 3 गुनी कर दिया जाए, ये इसको बी की सांद्रता को 3 गुनी करना है। चलिए करते हैं, देखिए बाकी मान तो सेम लिखेंगे हम, बी की सांद्रता 3 गुना कर दें तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ये इस प्रकार से 9 आ जाएगा, अर्थात क्या हो गया वेग जो है 9 गुनी बढ़ जाएगी। अब ए और बी दोनों की सांद्रता को 2 गुनी करना है, तो दोनों को देखते हैं, ए और बी को दोनों को 2 गुनी करना है। तो देखिए वेग समीकरण में हमने ये वाला समीकरण है ना, ए और बी दोनों को 2 गुनी कर दिया, घातांक जो है तो है प्रथम कोटि है अभिकारक के और अभिकारक भी द्वितीय कोटि था, है ना। अब इसको हल करोगे 2 एकम 2 आएगा, इसका एक बार गुणा होगा, इसका तो 2 ने 4 होगा, तो क्या आ जाएगा 2 गुणित 4 होगा, ठीक है। अब 2 गुणित 4 होगा तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 आएगा, अर्थात अभिक्रिया का वेग 9 गुनी बढ़ जाएगी। तो ये 3 प्रश्न हैं अलग अलग प्रकार से, इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। 12 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान के का मान 5.5 गुणित 10 की घात ऋण 14 सेकंड इनवर्स है, इस कोटि के लिए अर्धायु की गणना कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया है, ठीक है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.693 अपान के, ठीक है। अब यहाँ पे के का मान दिया हुआ है, ये के का मान दिया हुआ है कितना 5.5 गुणित 10 की घात ऋण 14, मान को रख दो, ये देखिए रख दिए। अब मान को रखने के बाद जब हल करते हैं तो ये आंसर आता है 1.26 गुणित 10 की घात 13 सेकंड इनवर्स होगा, है ना। फिर कुछ प्रश्न है, नीचे दी गई प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक से अर्धायु की गणना कीजिए। आपके लिए ये प्रश्न है, आप इन मानों को भी रखकर हल कर लेंगे। केवल क्या करना है, वेग स्थिरांक से अर्धायु की गणना करना है। हम जैसे गणना किए ना उसी प्रकार से आपको गणना करना है। के का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है, के का मान हमको दिया था, यहाँ पे क्या दिया था 5.5 गुणित 10 की घात ऋण 14, तो आपको 200 है, 2 मिनट है, 4 साल है, 6.2 गुणित 10 की घात ऋण 4 है और यहाँ पे है 0.005 मिनट, है ना। तो इस मान को रख देंगे और हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब है दर्शाई कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। तो ये माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता हम लेंगे R0 को 100 लेंगे, स्टार्टिंग में तो 100 लेंगे ना, मान नहीं दिया है। अब 99.9% अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है ना, तो उस समय अर्धायु का 10 गुना होगा, वो ऐसा बोलता है, उसको बताना है हमको। तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 है और 99.9% पूर्ण हो गया अभिक्रिया, मतलब 99.9 को घटा दोगे आप 100 से तो हमको अभिकारक की अंतिम सांद्रता मिल जाएगी, जिसको RT से प्रदर्शित करते हैं ना। तो हम इसको लिख सकते हैं अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद शेष सांद्रता कितना बचा हमारे पास, तो 100 में 99.9 को घटा दे तो 0.1 बचा RT का मान, ठीक है। मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 है और अंतिम सांद्रता बचा हमारे पास 0.1। अब इसमें वेग स्थिरांक आप सूत्र लगा दो, तो के बराबर प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक ना 2.303/T log 10 R0 अपान RT पढ़े हो आप, लाग के रूप में भी लिखते हैं यहाँ पे, मतलब लाग है लिखा है मतलब log 10 है ना, ये आ गया। अब ये जो R0 और RT का मान, R0 और RT का मान ये हमको पता है, R0 का 100 और RT का
0.1 ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, या अभिकारक की अंतिम सांद्रता अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो बचा हुआ है। इन मानों को रख दो जी, है ना। अच्छा, हमको क्या है, समय निकालना है करके ना, हम क्या कर दिए हैं, समय को यहाँ पे पहले कर दिए, मतलब टी को के जगह में ले आए और के को टी के जगह ले आए। अब मान रख दें, तो मान रख दिए, देखिए टी बराबर 0.303 बटे के लाग, ये तो सेम है, इतना था। आर नाट का मान आ गया 100 और आर टी का मान आ गया 0.1। अब इसको आप हल करोगे, तो हल करोगे तो क्या होगा, 1001 लिखा हूँ मैं। अब बायो वालों के लिए समझने के लिए आसान बना दिए हो ना। ठीक है, यहाँ 100 है तो नीचे में देख रहे हैं दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में एक शून्य बढ़ा दो, तो 1000 हो गया। अब इसको हम 1000 जो हुआ है इसको किस रूप में लिख सकते हैं, देखो टी बराबर 2.303 बटे के, तो सेम लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे लाग 10 की घात 3 क्यों आया, तो लाग लिखा है, इसका मतलब लाग 10 ही है वो, है ना। अब यहाँ पे 100 को हम 10 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब है 100 के घात 10 को 100 को बोलता हूँ, 1000 को 10 की घात 3 में लिख सकते हैं। ये जो 1000 है ना, 1000 को 10 की घात 3 में क्यों लिखते हैं, क्योंकि 3 जीरो है, इसलिए उसको लिखा गया। तो यहाँ पे आपको लाग 10 है ना, और की घात 3 मिल गया। फिर अब इसको आगे हल करेंगे तो इस प्रकार से जो उसमें घातांक के रूप में रहता है वो लाग के सामने आ जाता है। आप गणितीय सूत्र में पढ़े हो, तो देखिए यहाँ पे हम 3 को पहले ले आए, लाग के पहले आ गया, तो ये आ गया 3,10,000। ये मान तो सेम है ना, 3,10,000 आ गया। अब क्या करें, इसमें लाग 10 का मान रख देंगे, तो लाग 10 का मान होता है 1, तो ये यहाँ पे केवल बचा 3। ठीक है, ये लाग 10 का मान 1 रख दिए तो बचा 3। अब आगे हल करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा टी बराबर 6.909 बटे के, क्यों 2.303 को 3 से गुणा कर दिए, तो ये आ गया मान 6.909। बाकी टी बराबर वो और के अपने स्थान पे है, ये समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर हम समीकरण 2 के रूप में लिए अर्धायुकाल का सूत्र लगा रहे हैं। इधर देखो प्रथम कोटि की वेग स्थिरांक पहले रखना है, 2 सूत्र के उपयोग होता है ना। अब टी का मान हमको पता चल गया, क्योंकि पहले टी का मान नहीं पता था, तो हर जगह क्या है, हम इधर देखो टी लिखते आ रहे थे। अब टी का मान हमारे पास आ गया 6.909 बटे के। अब अर्धायुकाल की बात भी क्या है ना, अर्धायु का 10 गुना होता है, तो अर्धायुकाल बराबर होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 0.693 बटे के। तो अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे, तो भाग देने पर ये जो मान आएगा इस प्रकार से आप भाग के रूप में लिख दिए। समीकरण 1 को हमने लिखा ऊपर में, है ना, टी। अब समीकरण 2 से भाग देंगे तो टी हाफ से भाग देंगे, सीधा वाले को देंगे ना, बराबर के बाद बराबर वाले को भाग देंगे। तो इसमें समीकरण 1 में 6.909 बटे के है। ठीक है, बटे करेंगे 0.693 बटे के, तो ये जो है उलट जाता है फिर मान, क्योंकि बाह्य पद आंतरिक पद का गुणनफल लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं गुणित के बटे 0.693। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, के कैंसल हो जाएगा आपका, और 0.693 में 6.909 को भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा 10। तो अर्धायु का ये 10 गुना होता है, ये सिद्ध हो गया। मतलब जो यहाँ पे जितना गुना होगा बोलता है उतना हमारा आंसर आएगा। एक प्रश्न और देखते हैं। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल 10.3 मिनट है। इस अभिक्रिया के लिए 90% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्धायु का समय दिया है, तो अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक वाला हम 100 ही लेंगे। ठीक है, 90% पूर्ण हो गया तो 100 में 90 घटा दो, अंतिम सांद्रता मिलेगा 10 आ जाएगा आर टी का मान। अब अभी वेग स्थिरांक का सूत्र लगा दो, तो के बराबर 2.303 बटे के लाग 10 आर नाट अपन आर टी होता है, तो लाग लिख सकते हो ना, लाग 10 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पुनः हम क्या करें, उसी प्रकार से ले लें, टी को हमने के स्थान पर लिया, के को टी के स्थान पर ले आया, ऐसा। अब मान को रखो, तो मान रखेंगे अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता आर नाट का 100 आ गया और अंतिम सांद्रता 10 है, रख दिए। ठीक है, अब इसको
भाग दिए, 10 दाहम 100 हो जाएगा, तो लाख 10 आ गया हमारे पास। अब लाख 10 का मान रख दो तो 1 होता है, तो इस प्रकार से हमको गुणित 1 के रूप में मिल गया। तो ये हो गया समीकरण 1। अब अर्धायकाल का सूत्र रख दो, तो टी हाफ बराबर 0.693/k होता है, समीकरण 2 हो गया। फिर वही समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दो, तो भाग देने पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, t/t हाफ बराबर समीकरण 1 का ये जो मान है इसको लिख लो 2.303/k, है ना। के गुणित 1 है, माने वो मतलब नहीं है, 1 ही हो जाएगा, इतना है कम में। अब इसमें क्या होगा, बट्टे करके इसको 0.693/k को करते हैं, तो फिर ये जो है बाह्य पद आंतरिक पद के गुणनफल वाला स्थिति आती है, तो k को हम ऊपर ले जाते हैं, तो आ गया k और 0.693 आ गया। अब इसको आगे हल करें तो टी हाफ का मान आएगा 10.3। कितना आएगा, 10.3। ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए अर्धायकाल का मान जो है 10.3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो टी हाफ है इसका मान हमको रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से रख दिए, देखिए t/10.3 बराबर 2.303/k गुणित k/0.693, है ना। केवल टी हाफ का मान रखें, 10.3 प्रश्न में दे दिया है, अर्धायकाल का मान दिया है। अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 10.3 जो है इसके साथ गुणा हो जाएगा 2.303 के साथ, तो हम उसको ऊपर ले लिए और हल करेंगे तो देखिए k और k कैंसल हो जाएगा, और 2.303 और 10.3 को गुणा करके इसको भाग देंगे 0.693 से, तो आंसर आ जाएगा 34.2 मिनट। तो ये 34.2 मिनट समय लगेगा। तो आप इस प्रकार से सूत्र के माध्यम से गणित को बना सकते हैं। और आपके लिए प्रश्न है, अभ्यास के लिए ये भी महत्वपूर्ण है, इनमें से पूछा जा सकता है। तो ऐसा सवाल जो आज आपको बताया हूँ इन यूनिट से पूछा जाता है। इतना सवाल आप बना लोगे और ये जो दिया हूँ इसको भी हल कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। और अपने दोस्तों में बिल्कुल भाई इसको शेयर करिए, आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल, और बोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है बताइए कि किस प्रकार से जो है हम पढ़ रहे हैं। आसान तरीके से नोट्स बनाते जाइए, आपको अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई समस्या आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। आप सभी को धन्यवाद।